हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस का कोर्स है, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और वो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का MPS 004 यानी सब्जेक्ट की बात करूं तो तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियां को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स का सब्जेक्ट उन सभी के पास में है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर आप सभी के दिसंबर 2024 में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या जो पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर आ चुके हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। बाकी जिन बच्चों की बैक थी या फिर वो MPS 004 में पहले फेल हो चुके थे तो ये वीडियो उनके लिए भी रेलेवेंट है और इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आप सभी को इस पूरे की पूरी वीडियो में जो भी क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में, इसका PDF चाहिए तो आप आपकी स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर से प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपको सबसे पहली बात तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है आप वहां से इसको प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि सब्जेक्ट के नाम को लेकर है, तुलनात्मक राजनीति। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है आप पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स कर रहे हो तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जो तुलनात्मक राजनीति यानी जो सब्जेक्ट ही है इसका क्या योगदान है, इसका विश्लेषण कीजिए। सबसे पहली चीज, तुलनात्मक राजनीति आखिर होती क्या है, सबसे पहले आप सभी को यह समझना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति कहते किसे हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो तुलनात्मक राजनीति में हम क्या करते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा जो देश हैं हम क्या करते हैं तुलनात्मक शासन में दो या दो से अधिक जो देश हैं, अधिक देशों के शासन व्यवस्था की हम क्या करते हैं, शासन व्यवस्था की तुलना करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास में एक भारत देश है अपना खुद का जिसमें हम खुद निवास करते हैं, दूसरी तरफ हम एक कंपेयर कर रहे हैं US से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से कि दोनों की शासन व्यवस्था में क्या क्या चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो एक थोड़ी सी अलग है और जो US है वहां की शासन व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। हालांकि दोनों देशों के अंदर लोकतंत्र है, दोनों देशों में जो जनता है वो अपनी सरकार को स्वयं चुनती है, परंतु दोनों देशों के शासन के स्वरूप में हमें कुछ अंतर दिखाई देता है और जब हम इन अंतरों को देखेंगे तो यही तुलनात्मक राजनीति है। बेसिकली हम इसके अंदर देशों की शासन व्यवस्था की तुलना करते हैं और जब हम देशों की शासन व्यवस्था की जब तुलना करेंगे तो इसमें हमारे सामने एक बात और निकल के आएगी कि क्या चीजें हमारे लिए अच्छी हो सकती है जो हमारे देश के शासन में है ही नहीं। तो हम तुलना करने के बाद में उन देश के शासन व्यवस्था से अपने देश में वो अच्छी व्यवस्थाएं जो पहले से नहीं हो रखी है उसे हम जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे देश के शासन में बहुत सारी चीजें ऐसी हमने बाद में जोड़ी है जो पहले नहीं थी हमारे देश की शासन व्यवस्था में, जिससे हमारे देश का विकास और ज्यादा अच्छा होता है। सरकार को नीतियां बनाने में एक अलग लेवल की अच्छी भूमिका मिलती है। अब ये सब बात सुनने के बाद में आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, देशों की शासन व्यवस्था की तुलना कर रहे हैं। तो तुलना हम किस किस चीजों की कर सकते हैं, वहां पर हम ये देख सकते हैं कि वहां पर कानून का स्वरूप कैसा है, साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कानून किस प्रकार से निर्माण किए जाते हैं, हम ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में वहां पर संसद है या नहीं हम ये देखते हैं और अगर संसद है भी तो संसद की क्या भूमिका है उस देश की शासन व्यवस्था में। साथ ही साथ में हम ये भी कंपेयर करते हैं कि हमारे देश की जो कार्यपालिका है और साथ ही साथ में दूसरे देश की जो कार्यपालिका है उनमें कार्य करने में कितनी अंतर है, कितनी भूमिका है, और साथ ही साथ हमारे देश की जैसे न्यायपालिका है और जो दूसरे देशों की जो न्यायपालिका है उसमें क्या भूमिका है उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भारत की बात करते हैं और एक तरफ हम USA की बात करते हैं और एक तरफ हम भारत की बात करते हैं। तो भारत में अगर न्यायपालिका की बात करें तो कैसी न्यायपालिका है, हम बोलेंगे एकीकृत न्यायपालिका है। भारत की जितनी भी न्यायालय है वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी या उसके अधीन होकर काम करेगी।
हाई कोर्ट को भी उसके सारे फैसले मानने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानने पड़ेंगे, और हमारी जो लोकल कोर्ट होगी उसको भी मानने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर हम क्या देखते हैं, केंद्र और राज्य की अलग अलग, हालांकि केंद्रीकृत न्यायालय पद्धति है, लेकिन केंद्र और राज्य की अलग अलग न्यायालय वहां पर बांटा गया है। इसके अलावा अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारत का जो है भारतीय संविधान है, हर एक राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है। लेकिन हम कई देशों में देखें, यूएसए के अंदर, तो पूरा यूएसए का एक संविधान दिखता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है। बाकी उसके जो अलग अलग स्टेट्स हैं, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, तो इन सब के अलग अलग आपको क्या दिखेंगे, संविधान दिखेंगे। सो हमने क्या देखा, दोनों देशों में है तो लोकतंत्र, लेकिन दोनों की शासन व्यवस्था में काफी आपको अंतर देखने को मिला। सो आई होप अब इसका आप अनुमान लगा पाएंगे कि तुलनात्मक शासन हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हम एक विद्यार्थी होने के नाते, या फिर आगे हम इसी देश के भविष्य हैं, तो हमें अपने साथ साथ दूसरे देशों की शासन व्यवस्था के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या पता हमें दूसरे देशों की शासन व्यवस्था से कुछ अच्छी चीजें मिले, जिसे हम अपने संविधान के अंदर, अपने शासन व्यवस्था के अंदर जोड़कर हम उसे और बेहतर बना सकते हैं। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सो बैक आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन सिंपल था कि भाई तुलनात्मक राजनीति का क्या योगदान है, या फिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है, अगर हम इसकी बात करें, जो कि पेपर में बार बार आपसे पूछा भी जाएगा। तो इसके अंदर आप और क्या चीज ऐड कर सकते हो जब आपसे योगदान में पूछा जाए, तो इसने कई चीजों के बारे में, सबसे पहली चीज तो हम जब देशों की तुलना करते हैं, वही वाली बात है, तो हमको दूसरे देशों की अच्छाई, उनके शासन की कमियां पता चलती है, जिससे हम अपनी नीतियों का जब निर्धारण करते हैं तो वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं। सबसे पहली बात हमें पता चल जाता है कि अलग अलग जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग क्या की गई है, अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, और इन अलग अलग व्यवस्थाओं की हमें क्या मिल पाती है, पूर्ण जानकारी मिल पाती है, पूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाती है। पहली चीज हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, तुलनात्मक राजनीति हमारे लिए एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुलनात्मक राजनीति हमें दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने में हेल्प करता है। हम जो चीजें अगर हमें पसंद आती है, तो उस देशों से हम अच्छे संबंध बनाते हैं, और उन देशों से वो व्यवस्थाएं अपने देश में लागू करने के लिए उनसे हेल्प भी हम लेते हैं, संबंध स्थापित करने में। आप ये कर सकते हो कि ये हमें क्या करते हैं, संबंध स्थापित करने में हेल्प करते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ में तुलनात्मक राजनीति हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, शासन से जुड़ी कमियों को उजागर करने के लिए। अब जैसे हमारे देश के अंदर देखें, हम कई सालों से टैक्स की व्यवस्था थी, आज भी टैक्स की व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हमने देखा, गुड सर्विस टैक्स, ये अब नया जुड़ा है हमारे देश में, जो आजादी के टाइम से ही नहीं है। जीएसटी जुड़ गया। अब जीएसटी जुड़ने से जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो थोड़ा सा इजी हो गया। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं, अभी हम इस लफड़े में नहीं पड़ना कि क्या चीज सरकार अच्छी कर रही है, क्या चीज बुरी कर रही है, बट मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ शासन की कमियां पहले से मौजूद हो सकती है, और उसको हम जब ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अगला जो है निर्णय तथा नीतियों, जो हमारे निर्णय है और जो हमारी जो अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, की निर्णय तथा नीतियों के हमारे लिए किसमें सहायक हो सकती है, ये उसके निर्धारण में भी सहायक हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ये आपको याद रखना है, ये भी पेपर में बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो ये क्लियर होनी चाहिए सारे के सारे पॉइंट। अगला कहता है तुलनात्मक शासन पद्धति के समकालीन महत्व को बताइए। आज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, तुलनात्मक शासन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज ही से हो रहा है, ये आप सभी का जो ईसा पूर्व है, जो आपका ईसा पूर्व का समय था, जैसे प्लेटो अरस्तु थे, आप सभी को पता होगा ईसा पूर्व, इसके समय से ही चला आ रहा है। भाई आप सभी को पता है कि उस समय भी जो प्लेटो अरस्तु थे, उन्होंने अपने समय में मौजूद जो अलग अलग देश थे, जो उन देशों के संविधानों का अध्ययन किया था।
और उन देशों के संविधानों के अध्ययन करने के बाद में उन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, उन्होंने अपने तर्क के आधार पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। हालांकि कई सिद्धांत जो है वो आज के दृष्टिकोण से हमें उनके उचित नहीं लगते, परंतु उस समय की दृष्टि से वो बिल्कुल उपयुक्त थे, उनके तर्क बिल्कुल उपयुक्त थे। तो हमें क्या मिलता है इसमें, हमें अलग अलग, जैसे समकालीन आज भी इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंट वैल्यू है। जैसे नहीं कि आज के ज़माने में तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है तो हमें तुलनात्मक शासन पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए, हमें उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि समय के साथ में हम भी दूसरे देशों के साथ की जो शासन व्यवस्था है उसकी तुलना कर सकें। अगला क्वेश्चन आपसे भी का है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। सबसे पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से, और इसका विस्तार से इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण भी कर लेते हैं। यदि हम तुलनात्मक शासन की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि तुलनात्मक शासन, देखो राजनीतिक विज्ञान आप पढ़ते हो, आप सबको पता है कि जो कोई भी राजनीति का एक विषय उसको किसी एक नहीं बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। तो तुलनात्मक शासन का अर्थ क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अलग अलग विद्वानों ने तुलनात्मक शासन को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। हम पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग विद्वानों ने तुलनात्मक अलग अलग विद्वानों ने तुलनात्मक शासन को क्या किया है, अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। अलग अलग किस ढंग से क्या किया है, प्रस्तुत किया है। सबसे पहली बात तो पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो तुलनात्मक जो राजनीति है इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक पॉलिटिक्स। अब इसका दायरा काफी क्या हो चुका है, व्यापक हो चुका है, व्यापक। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में हम क्या नहीं कर सकते थे, जैसे अरस्तु, प्लेटो और आपके साथ जो सुकरात थे उनके समय में हम क्या नहीं कर सकते थे, उस समय जो मौजूदा शासन है उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे, उसकी कमियों को नहीं दिखा सकते थे। आपको पता है सुकरात जी को विष का प्याला पीना पड़ा था, जहर का प्याला पीना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो मौजूदा शासन थी ना, उन्होंने मौजूदा शासन की कमियों को बताया था और जिसकी वजह से लोग उनके शासन से बहुत ज्यादा, उनकी बातों की वजह से बहुत ज्यादा भड़क रहे थे। इसीलिए उस समय के जो शासक थे उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड दिया था, वो अपने मौजूदा शासन के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। लेकिन आज के जमाने में तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक जो शासन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, बहुत व्यापक दायरा हो चुका है। और यहाँ पर हमारे देश की जो सरकारें हैं ये खुद ही इसको क्या करती है, सरकारों द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट करने का मतलब है सरकारों द्वारा ही इसको बहुत ज्यादा लोकप्रिय या फिर बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आप सभी के लिए। साथ ही साथ में जैसे 9 स्वतंत्र देश बन जाते हैं हमारे लिए, बहुत से 9 स्वतंत्र देश जो हाल ही में आजाद हुए, जैसे 1950 के बाद में भारत भी उन देशों में से। तो इन देशों के लोगों के पास में क्या है, शासन चलाने का अनुभव नहीं है, क्योंकि इन देशों ने ज्यादातर देशों ने किसको अपनाया है, लोकतंत्र को अपनाया। और लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन। जनता के पास में शासन चलाने का अनुभव नहीं है, तो वो कैसे शासन को बेहतर बनाएंगे। तो जब तक वो तुलनात्मक शासन को या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो अच्छी तरीके से अपने शासन व्यवस्था को मजबूत नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो अलग अलग विद्वानों ने, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग रूप से तुलनात्मक शासन को परिभाषित किया है। यहाँ पर एक विद्वान है जिनका नाम है माइकल आपका कॉर्टिस। माइकल कॉर्टिस, इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, ये कहते हैं कि तुलनात्मक शासन इसका जो संबंध है, तुलनात्मक शासन का संबंध है वो राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ किसके साथ होता है, राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक व्यवहारों से भी है, तो अगर हमें शासन को एक व्यवहारवादी शासन बनाना है तो उसके लिए तुलनात्मक शासन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे शासन की जो दोष होती है, जो कमियां होती है, उसको दूर हटाया जा सकता है। एक अलग से विद्वान है जिनका नाम है आपका हैरी एक्सटीन। इन्होंने क्या बताया, हैरी एक्सटीन ने इन्होंने बताया कि भाई जो अलग अलग तरह की जो शासन व्यवस्थाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो इससे क्या होता है कि शासन का विकास क्रम
समझने में और चलाने में क्या होती है, हमें आसानी होती है। ये भी याद रखना है। शासन के विकास क्रम को समझने में और उसको चलाने में काफी हद तक हमें क्या मिलती है, इसमें फायदा मिलता है। आगे बात समझ में आप सभी को। इसके अलावा एक और विद्वान है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, मैं इसलिए आप लोगों को लिख के समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति से आपका पक्का आएगा। एक और विद्वान है, प्रोफेसर जिनका नाम है जॉन लोनडेल। अब इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो ये कहते हैं कि भाई तुलनात्मक शासन जो है वो तीन तरह की शासन का मिश्रित अध्ययन है। वो ये कहते हैं 3 तरह की शासन का मिश्रित अध्ययन है, जिसमें हम 3 तरह की शासन में क्या क्या पढ़ते हैं। पहला जो हमारी संस्थाओं का अध्ययन पढ़ते हैं, इसके अंदर संस्थाओं का अध्ययन करते हैं इसके अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज हम इसके अंदर राजनीतिक आचरण का अध्ययन करते हैं, और तीसरी चीज अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम कानूनों का अध्ययन करते हैं, कानूनों का अध्ययन। तो इन्होंने इन 3 चीजों को क्या माना है, तुलनात्मक शासन माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तुलनात्मक शासन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगली चीज वही बात आपसे पूछी जाएगी, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। ये राजनीतिक शास्त्र में एक उप विभाग जैसे उद्भव और उसका विश्लेषण, यानी इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई जो तुलनात्मक शासन है इसका आखिर डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बात करते हैं भाई अब इसका उद्भव कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात तो तुलनात्मक शासन कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। क्या हुआ था कि जो अरस्तु है, प्राचीन विद्वान, आप सभी को पता है, अरस्तु ने क्या किया था, 158 देशों का क्या किया था, संविधानों का अध्ययन, यानी अपने समय में मौजूद 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको पक्का लिखनी जब ये क्वेश्चन आ जाए। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ये जो अध्ययन इन्होंने किया था वो आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व था। आज से लगभग 2300 वर्षों पूर्व किया था इन्होंने। पूर्व का मतलब पहले, इतने साल पहले किया। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद में अगर और आगे बात करें तो सिसरो विद्वान है कि सिसरो, और साथ ही साथ आपका पोलीबस, सिसरो और जो पोलीबस है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी रोम की राजनीति का अध्ययन किया। रोम की राजनीति का अध्ययन किया। तो तुलनात्मक शासन कोई आज की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये अपने समय में मौजूद अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं का अच्छे तरीके से पता लगाने के लिए और अपने देश की शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विद्वानों ने भी अलग अलग समय में किया। इसके बाद में आगे चल के बात करें तो 18वीं शताब्दी में, अब देखो 18वीं शताब्दी में अलग अलग जो इंपॉर्टेंट विद्वान है जिनका नाम है आपका मॉन्टेस्क्यू ने 18वीं शताब्दी में किया। इसके बाद में आगे चलकर अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी में सबसे इंपॉर्टेंट विद्वान आ जाते हैं यहाँ पर, इनका नाम है कार्ल मार्क्स, इनके द्वारा अध्ययन किया गया। और 20वीं शताब्दी में अगर हम बात करें, 20वीं शताब्दी में अनेकों भाई विद्वान आए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाई 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सारे देश नए आज़ाद हुए। तो उन नए देशों के आज़ाद होने के साथ साथ उन देशों में एक नई शासन व्यवस्था स्टार्ट की गई, लोकतंत्र अपनाया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई लोकतंत्र को अपनाया गया, और लोकतंत्र को अपनाने से पहले उन्होंने उन देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया जहां पर पहले से लोकतंत्र मौजूद था, लोकतंत्र की क्या क्या कमियां हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं। और उसके बाद आज जो है विभिन्न देशों की सरकारें जो है अपनी शासन व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर रही है, तो शासन को अध्ययन करने के लिए और ज्यादा प्रमोट कर रही है। सो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, इसका विकास के क्रम में हमें कौन कौन सी बातें ऐड करनी है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी का, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ इज स्टेट्स ओरिजिन, यानी स्टेट्स हमारे जो हैं वो कैसे ओरिजिन हुए।
सो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसको लेकर कई सारे हमारे सामने सिद्धांत जो है वो मौजूद है। इसमें हम कुछ खास सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाएगा आपसे ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत बताइए। दूसरा आपसे पूछा जाएगा सामाजिक समझौता या संविदा, या फिर आपसे पेपर में कई बार हिंदी में भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा आता है, तो आप दूसरा सिद्धांत हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा सिद्धांत आप सभी का मार्क्सवादी सिद्धांत है। ये सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जो गांधीवादी जो गांधी जी है, गांधी जी की भी थ्योरी है गांधीवादी, गांधीनियन जो है आपका व्यू होता है, व्यूज ऑन स्टेट, आपसे ये याद रखना है। इन्होंने किसके बारे में बात करी थी? गांधी जी ने स्वराज के बारे में बात करी थी, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये 4 थ्योरीज है जिसमें से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है जो पेपर में पक्का आने ही वाला है। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो राज्य के बारे में बात करते हैं। राज्य क्या है? तो राज्य को इंग्लिश में हम देखते हैं स्टेट कहते हैं। और राज्य या नगर जो है वो एक तरीके से उस देश की शासन व्यवस्था को दर्शाता है कि वहां पर जो है वो शासन किस प्रकार से स्थापित हुआ। चलिए बिल्कुल डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। सबसे पहली बात इस शब्द के बारे में बात करते हैं, जो राज्य शब्द है, यानी जो राज्य शब्द है, राज्य को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं, स्टेट। और ये जो स्टेट शब्द है ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है ये लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, लैटिन शब्द से। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब होता क्या है? लैटिन शब्द का इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी, मैं आपके सामने लिख देता हूं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तियों की किसी संस्थाओं का विकास होना जो उस मूल क्षेत्र की शासन व्यवस्था करती है, शासन व्यवस्था करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। हर क्वेश्चन में आपको स्टेट की कोई सी भी दृष्टिकोण, सबसे पहले आप स्टेट को डिफाइन तो करोगे। जैसे स्टेट को अंग्रेजी, जो राज्य है उसको अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो अब ये जो स्टेट शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। अब आपको लैटिन भाषा में भी कौन सा शब्द है जिसका नाम आपको याद रखना है? जिसका नाम है स्टेटस। स्टेटस शब्द से बना है। और अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है? पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन। तो जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर क्षेत्र में शासन कर रहा है उसकी क्या पोजीशन है? क्या वो एक व्यक्ति ही शासन कर रहा है? पहली बात। दूसरी चीज, क्या व्यक्ति के शासन के लिए पूरा का पूरा एक समूह मौजूद है, या फिर वहां पर पूरा का पूरा समूह, यानी जो सामूहिक रूप से लोग निर्णय लेते हैं वो शासन कर रहे हैं। तो ये आप सभी को याद रखना है। राज्य स्थापित होने के लिए कई सारे कारण बताते हैं या फिर कई सारे सिद्धांत बताए जाते हैं। आइए एक एक करके हम उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो राज्य की उत्पत्ति का एक बताया गया है जिसे बोलते हैं दैविक सिद्धांत। दैविक यानी दैविक राज्य का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट, दैविक राज्य का सिद्धांत। पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि जो राज्य है, राज्य की स्थापना किसी मनुष्य नहीं, क्योंकि देवताओं के द्वारा बनाई गई। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कि देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया है। देवताओं के ही कहना था कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छे जो कि सभ्य लोग होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, और दूसरे असुर यानी बहुत बेकार लोग होते हैं। सो जो असुर लोग होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं। उनका समाज में रहना और समाज के लोगों के ऊपर उसकी विचारधारा का फैलना ये बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो अच्छे लोग शासन में होने चाहिए, और ये अच्छे लोग वो लोग हैं जिन्होंने राज्य को स्थापित किया है, और इनको राज्य को स्थापित करने के लिए भी किसने चुना है? तो इनको राज्य को स्थापित करने के लिए ईश्वर ने चुना है। तो इसीलिए ईश्वर द्वारा जब उनको चुना गया है तो वो ईश्वर के द्वारा ही बोली हुई बात कह रहे हैं, और इसीलिए आम नागरिकों को क्या करना चाहिए? उन सभी की बातें माननी चाहिए। तो ये आप सभी को याद रखना है। दूसरी चीज हम देखते हैं, अब ये तो दैविक राज्य का सिद्धांत था। अब इसके अलावा हम बात करते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? इस थ्योरी में कहा गया है कि हमारे जो यहाँ पर एक क्या था? एक साम्यवादी युग था।
साम्यवादी युग। और उस साम्यवादी युग में क्या था, सब कुछ प्राकृतिक था, सब कुछ क्या था, प्राकृतिक था, कोई सी चीज किसी की नहीं थी, सब कुछ प्राकृतिक थी। और इस प्राकृतिक चीज के होने की वजह से ही हम क्या देखते हैं कि ये सबकी थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद ही हमने ऐसा देखा कि इसमें से कुछ ताकतवर लोग और एक तरीके से एक तरफ कमजोर लोग। तो ताकतवर लोग ने क्या किया, कमजोर लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और साथ ही साथ में कमजोर लोगों के सामने कोई चारा नहीं बचा उनकी बात मानने का। लेकिन फिर इसके बाद आगे चल के क्या होता है कि जो ताकतवर लोग थे उन्होंने कमजोर लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए, और इस अत्याचार से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईश्वर का आह्वान किया। और ईश्वर के कहने पर इन्होंने क्या किया कि भाई, ईश्वर के कहने पे इन्होंने कुछ लोगों को क्या कर दिया, अपना शासक चुन लिया। अब वो शासक जो है वो क्या करेंगे कि वो इन कमजोर लोगों की रक्षा करेंगे, और कमजोर लोग बदले में क्या करेंगे कि जो भी उत्पादन करेंगे और उन उत्पादन का कुछ हिस्सा वो इन शासकों को देंगे एज अ उनकी रक्षा करने के रेंट के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा एक कंक्लूजन है जिसमें हम राज्य की जो अलग अलग थ्योरीज आपको बताई गई है राज्य की उत्पत्ति को, जिसको आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर देखो, राज्य के समझौते को लेकर हमने सामाजिक समझौता क्या है उसका ये बता रखा है, इसकी आलोचना क्या है ये बता रखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप ये वीडियोस देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख चुके हैं और अपने एग्जाम्स को लेकर वो अपनी अच्छी तैयारी कर भी चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें, अलग अलग शासनकाल में अब अलग अलग तरह के कुछ सिद्धांत शास्त्री आए जिन्होंने अपने अपने ढंग से क्या किया है, अलग अलग शासन को उपयुक्त माना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो 15वीं-16वीं शताब्दी जो थी, जब इंग्लैंड की बात करें तो उसमें एक विद्वान था जिसका नाम था थॉमस कह दो, थॉमस हॉब्स। उसने क्या किया, उसने निरंकुश राजतंत्र का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो निरंकुश होना चाहिए ताकि उससे जनता डरे और उसके शासन का पालन करे, उसके नियमों का पालन करे, और साथ ही साथ वो जनता की क्या करेगा, रक्षा करेगा, और जनता को बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना होगा। तो आप सभी को याद रखना है, जो थॉमस हॉब्स थे वो इंग्लैंड के थे। ध्यान रखना आप सभी को हॉब्स के बारे में कि हॉब्स कहाँ के थे, तो ये आपके इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे। और इन्होंने क्या किया कि भाई, जो वहां पर स्टुअर्ट राजा थे उनकी मौत के बाद में राजनीतिक जो कलह हो गया था, उसके बीच में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था कि भाई, उन्होंने देखा कि भाई इंग्लैंड की जनता जो थी वो भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ रहा था उसको। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब तक वहां पर निरंकुश शासन स्थापित नहीं होगा, शासन का समर्थन किया, आप ऐसे कहते हैं निरंकुश शासन का इसने क्या किया, समर्थन किया। निरंकुश शासन को ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जब आपके वहां पर जो राजा थे जिनका नाम था स्टुअर्ट राजा थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद में क्या हो गया, वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया। अब बहुत सारे बच्चे नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ, तो उनको कुछ इस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए ताकि पेपर में याद रहे कि भाई अच्छा, हॉब्स था, कब की बात है, ये 16वीं शताब्दी की बात है। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति को लेकर क्या कहा कि भाई इंग्लैंड में, भाई वो राज्य कैसे बना कि वहां पर गृह युद्ध छिड़ गए, वहां जनता आपस में लड़ने लगी, तो निरंकुश शासन ही जो है वहां का क्या कर सकता है, शासन को ठीक कर सकता है। और इन्होंने लेवियाथन का सपोर्ट किया था। देखो सेकंड ईयर में आओगे तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ना ही आप सभी को। लेवियाथन का इन्होंने सपोर्ट किया था। ये एक तरीके से राक्षस था। उनका कहना था कि जब तक शासक बिल्कुल कठोर नहीं होगा तब तक समाज में कानून व्यवस्था नहीं होगी, लोग उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, इसीलिए ये होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक तो ये बात कही थी, साथ ही साथ इन्होंने ह्यूमन नेचर जो है इन्होंने कैसा माना, दोषपूर्ण माना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मानव का जो स्वभाव है, मानव का क्या है स्वभाव, ये इन्होंने कैसा माना, बिल्कुल बेकार माना, बिल्कुल गलत माना। इन्होंने कहा कि मनुष्य में कैसी है, नकारात्मकता है, नकारात्मक है ये बिल्कुल, और नकारात्मक होने की वजह से ही मनुष्य जो है वो उसको क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव दोषपूर्ण है और इस दोषपूर्ण कारण की वजह से ही मनुष्य क्या करता है, अह्यूमन वांट्स रूल ओवर अदर पीपल। तो यहां पर ह्यूमन जो है, मनुष्य चाहता है कि वो दूसरों पर क्या करे, शासन करे।
जैसे आज के ज़माने में अगर हम देखें महिलाओं को, तो महिलाएं एक जनरली मन में उनकी क्या दृष्टिकोण रहता है कि वो सुंदर दिखे। अब यहाँ पर मैं किसी को क्रिटिक नहीं कर रहा, वो सुंदर दिखे और उनसे सुंदर कोई ना दिखे। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, वो चाहते हैं कि लोग उनको देखकर थोड़े से अट्रैक्ट हो। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे अगर कोई लड़का है तो बॉय के लिए भी आजकल जो है लड़के क्या जाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, वो ऐसी मसल्स बनाना चाहते हैं, वो ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं कि दूसरा कोई उनके जैसा ना हो। सो ह्यूमन नहीं चाहता कि कोई और उससे आगे बढ़े। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये इसकी वजह से अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से क्या की है, समझौते की बात करी है, सिद्धांत की बात करी है। अब यहाँ पर ये तो इनकी बात रही, थॉमस हॉब्स के बारे में भी मैंने बता दिया, अगर आपके पेपर में आए तो आप इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद में अन्य हमारी शासन व्यवस्थाएं भी हैं, जैसे अब इसमें सामाजिक समझौता हो गया, ऐतिहासिक भौतिकवाद हो गया। अब हम मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर जो है मार्क्सवादी सिद्धांत बताइए। देखो अब अगर मैं बताऊं राज्य की उत्पत्ति को लेकर, तो हॉब्स ने भी क्या किया, आपने ये बताया। अब जॉन स्टुअर्ट मिल है वो थोड़ा सा विपरीत है। हालांकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी क्या किया कि जो राजतंत्र था उसका सपोर्ट किया, हॉब्स ने भी किया। पर दोनों का, हॉब्स और जब हम बात करते हैं जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की, तो दोनों अलग अलग तरीके की बात करते हैं। हॉब्स कहता है कि निरंकुश शासन होना चाहिए, परंतु मिल कहते नहीं, लोगों के पास अधिकार होने चाहिए। होना तो शासन कैसा चाहिए, राजतंत्र ही चाहिए, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मिल कहते नहीं। जो जेएस मिल है वो कहते हैं कि नहीं, अगर शासक निरंकुश हो जाएगा तो जनता अपने मांगों को तो कर ही नहीं पाएगी, तो जनता के पास में अधिकार होने चाहिए। तो इन्होंने इसका सपोर्ट किया था, ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये इनकी थ्योरी थी, ये इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे कुछ इस तरीके से। अब हम बात कर लेते आगे। देखो रूसो का भी अलग आता है, रूसो ने भी जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात करी है, लेकिन अब हम मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। मार्क्सवादी सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, देखो वैसे मैंने सेपरेटली वीडियोस बना रखी है अलग अलग, बाकी आप अभी फिलहाल के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसको इस तरीके से पढ़ के समझ के आगे बढ़ सकते हो। मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स जी यहाँ पर जो है मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है या फिर जनक है, आप कह सकते हो। एक तो कार्ल मार्क्स और एक एंगल्स। अब इन्होंने अगर आप देखोगे राज्य यानी जो स्टेट है, अब इन्होंने स्टेट को कहा कि भाई स्टेट बहुत बेकार चीज है। इन्होंने क्या कहा कि राज्य एक यंत्र है। और क्या है यंत्र, यंत्र का मतलब टूल। इन्होंने कहा कि राज्य क्या एक यंत्र है, और राज्य के अंदर अगर हम देखें तो दो तरीके के आपको लोग दिखेंगे। एक दिखेगा आपको बुजुर्वा वर्ग, बुजुर्वा वर्ग, बुजुर्वा वर्ग, और दूसरी तरफ आपको कैसा दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग। सो बुजुर्वा वर्ग कौन है, ये अमीर लोग हैं, और सर्वहारा लोग कौन है, ये कैसे लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। और जो सर्वहारा लोग हैं उनके ऊपर क्या होता है, अत्याचार होता है हमेशा, अमीरों के द्वारा शोषण किया जाता है। वो हर समाज में, अगर कृषक समाज है तो इस कृषक समाज के अंदर हम देखते हैं कि इसमें बुजुर्ग वर्ग यानी जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। अगर हम देखेंगे कि औद्योगिकरण का टाइम चल रहा है, तो इस औद्योगिकरण के टाइम पे भी अगर हम देखेंगे तो मिल मालिक जो है, एक तरफ यहाँ पर ये जमींदार आप देखो, और एक तरफ आपके कृषक देखो, और दूसरी तरफ आप सभी का यहाँ पर मिल मालिक, और दूसरी तरफ आप किसको देखो, श्रमिकों को देखो, श्रमिक। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि मिल मालिक क्या करता है, श्रमिकों का शोषण, जमींदार क्या करता है, और कृषकों का शोषण। हर समाज में जो है कि कुछ ताकतवर लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, और इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे के पूरे शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा है। और इस शासन तंत्र में इन्होंने जो नियम बनाए हैं वो नियम कैसे हैं, केवल उन अमीरों को, नियम कैसे हैं, अमीरों को लाभ पहुंचाने वाले। अब अगर आप देखो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में एक तरफ तो वोटर है जो हमेशा वोट ही डालेगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो चुनाव की टिकट खरीद सकता है, चुनाव में प्रचार कर सके। उसको अपना परिवार का पालन पोषण करना या अपनी जरूरतों को पूर्ति करने में उसकी जीवन गुजर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग हैं, उनके पास खूब पैसा है, तो वो चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं, शासक भी बन सकते हैं। अब देखो जब अमीर लोग शासन में जाएंगे तो वो लाभ की बात किसकी करेंगे, आप खुद ही सोच के देखो ना, तो केवल और केवल लाभ की बात भी केवल और केवल अमीरों की ही करते हैं।
सो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य जो है, उन्होंने नकारात्मक दृष्टिकोण का है, राज्य एक यंत्र है, यानी अमीर लोगों ने राज्य बनाया है। और देख लो, चाहे सेना का पद हो, हम बात करें, चाहे सेना का पद हो, चाहे वो न्यायाधीश का पद हो, न्यायाधीश का पद हो, या फिर हम बात करें प्रतिनिधि की बात करते हैं, प्रतिनिधि की बात करें, या फिर जो समाज में अन्य अधिकारी होते हैं, ये कौन कर पाता है? ये पहली बात तो इनको इनको बनने के लिए आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। और ये अच्छी एजुकेशन कौन प्राप्त करेगा? अच्छी एजुकेशन केवल वही प्राप्त कर पाएगा जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास क्या कहते हैं संसाधन होंगे। गरीब तो कभी कर ही नहीं सकता। तो इस वजह से जो है ये पूरी की पूरी राज्य की जो नकारात्मक दृष्टिकोण को इन्होंने कार्ल मार्क्स जी ने दर्शाया है। इन्होंने कहा है कि अमीर लोग हमेशा शोषण करते हैं, गरीब लोगों का हमेशा शोषण होता है, इसीलिए राज्य जो है वो बिल्कुल बेकार है। राज्य को इन्होंने अच्छा जो है नहीं माना। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स की अलग अलग थ्योरीज भी है, वैसे मैंने बता रखा है इसको, अगर आप लोगों ने जो मेन कॉन्सेप्ट था आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब हम गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। अब गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी की क्या थ्योरी है, जरा इस पे भी थोड़ा सा मूव कर लें ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए। गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है? गांधीवादी दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। अब सबसे पहली चीज तो गांधी जी कैसे विद्वान थे? इन्होंने भी राज्य के ऊपर अपने विचार दिए। तो इन्होंने किसकी बात करी? इन्होंने राज्य में एक तो राम राज्य की बात करी है, दूसरी चीज इन्होंने किसकी बात करी है? इन्होंने स्वराज की बात करी है। याद रखना है। अब स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, यानी स्वयं का शासन। पहली बात तो गांधी जी जो है वो कहते हैं कि राज्य के ऊपर बाहरी शासन का कोई नियंत्रण, राज्य के ऊपर बाहरी शासन से क्या होनी चाहिए? मुक्ति होनी चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी प्रकार के इन्होंने विदेशी शासन का विरोध किया। हम कह सकते हैं विदेशी शासन का क्या किया? इन्होंने विरोध किया है। इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज की बात करते हैं, विदेशी शासन का इन्होंने विरोध कर दिया। इन्होंने दूसरी चीज कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि शक्ति जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। अब इनका कहना है कि हम विकेंद्रीकरण कैसे करेंगे? इन्होंने कहा है कि हम अलग अलग स्तर की सरकारें बनाएंगे, जैसे केंद्र स्तर हो गया, एक राज्य स्तर हो गया, और एक आपका स्थानीय स्तर हो गया, स्थानीय स्तर। इन्होंने कहा है कि शक्ति अगर किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाएगी तो क्या होगा? वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा, वो तानाशाही कर सकता है, और साथ ही साथ में हम किसी एक पर ही आश्रित हो जाएंगे, वो भी चीज बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने कहा क्या है? स्थानीय स्तर पर इन्होंने ग्राम पंचायतों की भी बात करी। इन्होंने कहा है कि जितने ज्यादा लोग शासन में होंगे उस देश की शासन व्यवस्था उतनी लचीली होगी, और शासन में अधिक से अधिक लोगों को शासन में अपनी भागीदारी क्या होगा? निभाने का मौका। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अधिक से अधिक लोग, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोगों का शासन नहीं होगा, और फिर यहां पर जो निर्णय लिए जाएंगे अधिक से अधिक लोगों के द्वारा लिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर हम शासन अच्छे स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ गांधी जी ने क्या किया? अपने शासन में, राम राज्य में, इन्होंने क्या किया है कि भाई अधिकारों से ज्यादा इन्होंने कर्तव्यों पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर अव्यवस्था ना फैले, लोग थोड़ा शासन से डरें, परंतु अधिकारों से ज्यादा लोग अपने कर्तव्यों पर पालन करें। अगर लोगों को अपने कर्तव्यों का बोध होगा, कर्तव्यों का
क्या होगा, बोध होगा, तो अधिक से अधिक लोग क्या कर पाएंगे, राजनीति के अंदर अपनी एक अच्छी भूमिका जो है वो निभा पाएंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। सो ये भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने वैसे आपको ऊपर बता ही दिया है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है और इसके क्रमतर विकास को बताइए, विश्लेषण कीजिए, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा, इसके लिए आप सेपरेट वीडियो देखिए, जिसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेविड ईस्टन की सैद्धांतिक संरचना का वर्णन करें या व्याख्या कीजिए। ये आपसे पूछा जाता है, इसका अर्गत निर्गत सिद्धांत जो है ये आपसे पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन करना ही अलग से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है, आप उसमें भी देख सकते हो, बाकी क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अब जब इस सिद्धांत के बारे में कई बार नॉर्मल पूछता है, सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत डेविड ईस्टन का, इसकी आलोचना भी करवाता है, इसकी कमियां भी पूछता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन करना ही करना है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपने शायद वैसे भी तैयार किया होगा कि वैश्वीकरण के युग में निर्जातीय आंदोलन की घटनाओं को समझाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को, सबसे पहली बात तो निर्जातीय लोग कहते किसको है, निर्जातीय, निर्जातीय आंदोलन। सबसे पहली बात तो निर्जातीय आंदोलन ये उन लोगों के लिए द्वारा किया जा रहा है जो किसी एक जनजाति के रूप में, जनजाति के रूप में निवास करते हैं किसी स्थान पर, और जब ये जिस स्थान पर निवास करते हैं इनकी क्या है, निश्चित, इनकी निश्चित भाषा है, इनकी निश्चित निश्चित इनकी क्या है, संस्कृत है, संस्कृति है, निश्चित इनकी संस्कृति है, निश्चित इनकी क्या है, संस्कृति है, निश्चित संस्कृति है, और निश्चित संस्कृति में ही इनका क्या आएगा, पहनावा और चीजें आएंगी। इसके साथ साथ हम इनकी बात करेंगे तो इनके कार्य या फिर इनकी जो जीविका, जीविका के साधन है, जीविका के जो साधन है ये भी क्या है, निश्चित है। और जीविका के साधन भी निश्चित होने की वजह से हम क्या देखते हैं, हम जीविका के निश्चित साधन की वजह से ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सारे के सारे इनकी बाकी सामान्य लोगों से अलग भाषा, इनकी अलग संस्कृति, इनके जीविका के कार्य। लेकिन वैश्वीकरण के आने से अब क्या हो रहा है, अब अगर आप देखोगे तो एक तरफ आपको वैश्वीकरण के प्रभाव एक तरफ से समझना है। तो वैश्वीकरण आज के जमाने में हमारी क्या कर रहा है, हमारी भाषा को प्रभावित कर रहा है, भाषा को प्रभावित कर रहा है, भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी प्रभावित कर रहा है, हमारे जो कार्य हैं, कार्यों को भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और इन सभी वजह से अगर हम देखें तो वैश्वीकरण के आने से निर्जातीय आंदोलन बढ़ गए, लोगों के जो रोजगार के साधन थे वो अलग होते जा रहे, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है इसका क्या करते जा रहे हैं, विरोध करते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सबसे पहली बात तो दल व्यवस्था क्या है, इसके प्रारूप को बताइए। अब इसमें आपको मैं एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था तीनों ही बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अलग अलग तरीके से आता है, क्या किसकी कमी है, क्या किसके फायदे हैं, सारी की सारी चीज एक साथ ही मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सबसे पहली बात तो जो राजनीतिक दल को अगर हम बातें तो हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। राजनीतिक राजनीतिक दल की अवधारणाएं, अगर हम इसको बांटे तो हम इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला हम कैसे बांट सकते हैं, सबसे पहला इसका आपकी परंपरावादी अवधारणा जो प्राचीन है। दूसरी आप सभी के लिए इसके लिए आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सबसे पहली बात दो भागों में बांटेंगे। अब आधुनिक में कौन कौन से आएंगे, परंपरा में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहली बात इसमें हम बात करेंगे एडमबर्ग। एडमबर्ग इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, आप लिख लोगे इसको तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, कि राजनीतिक दल मनुष्य का एक ऐसा समूह है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो लोगों के निश्चित उद्देश्यों के पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं।
सो आपको ये याद रखना है, पहली बात तो इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा विद्वान अगर हम इसके अंदर बात करें परंपरावादी में, ये आ जाते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर गैटल। प्रोफेसर गैटल जो है वो कैसे, वैसे तो मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, प्रोफेसर गैटल जो है वो कहते हैं कि भाई राजनीतिक दल जो है एक ऐसा जन संगठित समूह है। राजनीतिक दल क्या है? एक जन संगठित समूह है जो व्यक्तियों के मताधिकार मतलब जो उनका वोटिंग राइट है, व्यक्तियों के मताधिकार के माध्यम से के लिए उपयुक्त शासन चुनने में मदद करता है, शासन चुनने में मदद करता है। सो आप सेकंड ये लिख सकते हो, लिखना चाहो तो फटाफट इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आधुनिक समय में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, जो बेसिकली आधुनिक समय में कई सारे आपको नाम अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका नाम है मॉरिस गिर, और आपका यही नाम अगर याद रखोगे तो रखना। बेसिकली क्या कहते हैं कि भाई राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, राजनीतिक दल ये है क्या? ये कहते हैं कि राजनीतिक दल बेसिकली राजनीतिक दल का निर्माण सत्ता हथियाने तथा जो चुनावी व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था जो है जनता तक आसानी से समझाने का कार्य करती है, तो ये तीन परिभाषा आप इसमें लिख सकते हो। अब राजनीतिक दल की हम अलग अलग जो एक दलीय व्यवस्था है, दो दलीय व्यवस्था और जो बहुदलीय व्यवस्था है, उसके लाभ और वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक दल के बारे में, एक दलीय के बारे में। तो एक दलीय व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें कई सारी विशेषताएं, कई सारी खासियत है और कई सारे नुकसान है। सबसे पहली बात तो एक दल में क्या होता है, एक ही राजनीतिक पार्टी जो होती है यानी पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक पार्टी का क्या हो जाता है, वर्चस्व हो जाता है। तो एक ही राजनीतिक पार्टी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं कि हम उसको हटा दें या फिर उसके जगह पर कुछ और ले आए। तो उसका कहीं ना कहीं जो है, जैसे साम्यवादी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी पार्टी है, और जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उनके नियंत्रण की या कठोरता की बात हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि हमें चुनाव जब भी होता है तो यहाँ पर बहुमत की कोई दिक्कत नहीं होती, चुनाव में बहुमत मिल जाता है, मेजोरिटी मिल जाती है इजीली। और यहाँ पर हम देखते हैं कई बार कि हमारे पास एक ही जो पार्टी होती है तो उसका तानाशाही रवैया भी देखने को मिलता है। तानाशाही हमें स्वरूप या रवैया हम कह सकते हैं देखने को मिलता है। एक चीज ये ध्यान रखनी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये पार्टी स्वेच्छा से शासन करती है और हम इस पार्टी पे क्या नहीं कर पाते, हम इस पार्टी पर प्रतिबंध नहीं लगा पाते, ज्यादा से ज्यादा हम नहीं लगा पाते। और कई बारी ये फांसीवादी या तानाशाही रूप दिखने लगती है। कई बारी जब सरकार का हम क्या करते हैं, सरकार का जब हम विरोध करते हैं तो उसमें हमें हिंसा और साथ ही साथ सरकार की तरफ से पलटवार हमें देखने को मिलता है, जो कि चीन में बहुत बार देखने को भी मिलता है। और साथ ही साथ में हम कहें तो ये सच्चे मायनों में, जहां पर एक दल की व्यवस्था है, सच्चे मायने में यहाँ पर लोकतंत्र होता ही नहीं है, लोकतंत्र नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट वन पार्टी सिस्टम। अब हम बात करेंगे बहुदलीय व्यवस्था की। अब यहाँ पर हम दो दलीय व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। दो दलीय व्यवस्था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो दो दलीय व्यवस्था है इसके बारे में, दो दलीय व्यवस्था, अब इसके कई सारे गुण हैं, कई सारे दोष हैं। इसमें सबसे पहली बात तो, पहला गुण क्या है, स्थायी सरकार। क्या होता है कि दो दल है तो या तो लोग ए पार्टी को चुनेंगे या बी पार्टी को चुनेंगे, तो मेजोरिटी की हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, या तो लोग इसको चुनेंगे या इसको चुनेंगे, सिंपल सी बात है, स्थायी सरकार होंगी। दूसरी बात, अब देखो
मान के चलो ए पार्टी चुन ली जाती है तो बी पार्टी नहीं चुनेगी, तो ये क्या करेगी कि विपक्ष जो होगा, विपक्ष हम कह सकते हैं विपक्ष का मजबूत होना, विपक्ष इसमें बहुत मजबूत होता है, वो अच्छे तरीके से काम करता है। इसको पता है कि अभी तो ये शासन में है, लेकिन कल को अगर इसकी हमने जनता के सामने कमियां दिखा दी तो क्या होगा कि लोग इसको नहीं चुनेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन है, हम ही है। तो यहाँ पर विपक्ष की एक मजबूत भूमिका होती है, हम ये कह सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इसके अंदर। और साथ ही साथ में तीसरी बात, जो बहुमत है, बहुमत आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब बहुमत आसानी से एक दल में भी प्राप्त हो जाता है और द्विदल में भी प्राप्त हो जाता है। किसमें प्राप्त नहीं होता? बहुदल में प्राप्त नहीं होता। साथ ही साथ में इसमें हम देखते हैं कि भाई शासन के सीधे परिणाम होते हैं। ये तो क्लियर है, ये तीन बातें आप इसको याद रखना बिल्कुल ही। अब इसकी कुछ कमियों की बात करें तो अब लोगों को भी क्या हो जाता है कि स्थायी सरकारी होने की वजह से यहाँ पर सरकारी कई बार क्या करती है, निरंकुश रूप अपना लेती है। उनको भी ऐसा लगने लगता है कि या तो उसको चुनेंगे या हमको ही चुनेंगे, तो निरंकुश रूप हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे ये जो पार्टी है इसके उम्मीदवार इस पार्टी को छोड़ के कभी इस पार्टी में आ गए, इस पार्टी को छोड़ के कभी उस पार्टी में चले गए, तो ये चीज भी हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, मतदान, हम देखते हैं मतदान के समय केवल दो विकल्प होते हैं, दो ही विकल्प होते हैं, ये भी कमी है हमारी। साथ ही साथ क्या होता है कि हम इसमें देखते हैं देश कई बार देश जो होता है इसमें जहां दो दलीय व्यवस्था है, दो दल की वजह से देश दो विरोधी जो है दलों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, दो दलों में बंट जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी वजह से कई बार अलग अलग जातियों के बीच में हिंसा या जो संघर्ष है वो देखने को हमें मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथी, अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो पार्टियों की स्पष्ट विचारधारा नहीं देखने को मिलती, ये भी याद रखना है। हर एक पार्टी की कोई ना कोई एक विचारधारा होती है, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी विचारधारा नहीं देखने को मिलती। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। दो दली के बारे में भी आ गया। अब हम बहुदल के बारे में बात करेंगे। सो बहुदल में क्या क्या होता है? बहुदल में यानी जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था, अब इसके गुण और दोष के बारे में बात करते हैं। तो इसके भी कई सारे गुण और दोष हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो सबसे प्रॉब्लम क्या है कि जो मंत्रिमंडल है वो स्थिर नहीं रह पाता, क्योंकि बहुत से लोग अपनी पार्टियां नाखुश होने की वजह से भी पार्टियां छोड़ देते हैं। और नाखुश होने, स्थिर ना रह पाना, ये पूरी चीज लिख दो यहाँ पर, स्थिर ना रह पाना। और कई बार मंत्रिमंडल स्थिर नहीं हो पाता, और कई बार क्या होता है कि गठबंधन होता है, गठबंधन की सरकार। इसके बाद में बहुमत ना मिल पाना, बहुमत नहीं मिलेगी, बहुमत ना मिल पाना, क्योंकि बहुत सारी पार्टी होती है, क्षेत्रीय पार्टियों को भी अपने क्षेत्रों में चुनाव में जीत मिल जाती है। भारत के अंदर देखो 1989 से लेकर मई 2014 तक कोई भी एक पार्टी को 25 वर्षों में किसी को भी क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला। तो किसी को बहुमत ना मिलने की वजह से हम देखते हैं गठबंधन की सरकारें होती हैं, और गठबंधन की सरकारों में क्या होता है कि अलग अलग पार्टियां गठजोड़ करके सरकार बनाती है, और कई बार वो अपने फायदे के लिए सरकार को गिरा देते हैं। उनकी अगर नीतियों का समर्थन नहीं होगा तो वो अपना समर्थन वापस कर लेते हैं, और सरकार का कई बार हम क्या देखते हैं, सरकार का जो है कार्यकाल पूरा नहीं होता, और कार्यकाल पूरा नहीं होने की वजह से सरकारें क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर देखने को मिलती है। बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसके अंदर बता दी। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की क्या भूमिका है। नागरिक समाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नागरिक समाज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमने क्या बना रखा है, अलग अलग पार्टी बना रखी है, राजनीतिक पार्टी। लेकिन जब ये राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ जाती है और ये जनता की जो आवश्यकता है, या फिर जो जनता की आवश्यकता के अलावा आकांक्षाएं, आवश्यकताएं, उनको क्या करती है, नजरअंदाज करती है। सो इन नजरअंदाज करने की वजह से हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं, लोगों के द्वारा फिर कुछ समूह बनाए जाते हैं जो जनता की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और ऐसे को नागरिक समाज कहता है। और वो फिर जनता से उनकी मांग करते हैं कि जनता के लिए ऐसे नियम बनाओ, जनता को ऐसे चीजें चाहिए, जनता की इन चीजों की आवश्यकता है। तो वो जो सोई हुई सरकारें हैं, या फिर हमारी जो सरकारें जो भूल जाती है इन सब चीजों को,
उनको क्या करती है, दोबारा से याद दिलाने की कोशिश करती है। तो निर्जातीय के बारे में तो मैंने बता दिया, इसके मूल लक्षण कौन कौन से, निर्जातियों की विशेषताओं के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संघवाद। संघवाद को लेकर आपसे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आएगा। तो संघवाद किसे कहते हैं? तो संघवाद को इंग्लिश में हम फेडरलिज्म बोलते हैं। वैसे मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना होगी। अगर तुम में से ज्यादातर बच्चों को आता है तो वो संघवाद की विशेषताओं, ये वाली वीडियो देख लेना, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 25,000 से ज्यादा बच्चों ने देख रखा है, तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, इसके सारे के सारे लक्षण मैंने बता रखा है। वैसे संघवाद का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक स्तर के शासन, इसे इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरल शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है संघीय समझौता। इस तरीके से संघवाद की कई सारी विशेषताएं। संघवाद के दो प्रकार होते हैं, एक तो संघ आकर बनना, और एक क्या होता है कि एक देश अपने खुद टुकड़े कर लेता है और फिर दो स्तर पे शासन होता है, जैसे कि भारत में, और एक जैसे कि अमेरिका में। अमेरिका में क्या है कि कई देश मिलकर किसी एक को केंद्र बना देते हैं और उस पर शासन होता है। और इसके कई सारे लक्षण हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, न्यायपालिका की भूमिका। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो कर लेना। अगला क्वेश्चन है नागरिक समाज पर ग्रामसी की अवधारणा को बताइए। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका गैरिबल जो आलमंड, इसके फ्रेमवर्क दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये मैंने आप लोगों को करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो आप इसको जरूर करें। अगला क्वेश्चन नागरिक समाज और राज्य के संबंध की आलोचना बताइए। तो नागरिक समाज, हमें इसमें नागरिक समाज के कार्य ही बताने, लेकिन ये कार्य किस संदर्भ में हम बताएंगे। बेसिकली जब आलोचना की बात हो जाएगी तो इसमें जो सरकार है वो काम नहीं कर पा रही, तो नागरिक समाज उसको ध्यान दिला रही है, वही सारी बातें हैं। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, और इस क्वेश्चन नंबर 17 में जो है राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों पर आपको चर्चा करने की बात की गई है। इस पर निबंध लिखना है, तो आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूप, राष्ट्रवाद के अलग अलग स्वरूप कौन कौन से हैं, इसके बारे में। अगर इस पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर की सीरीज में देखो, आपका पेपर जो है वो अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 तारीख, फिर 11 तारीख और फिर ये 12 तारीख। तो अगर कोई प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है, या तो आप मेरा वेट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा, या फिर आप दूसरे टीचर, कोई भी, सब टीचर अच्छे हैं यूट्यूब पे, जितने पढ़ाते हैं सब बढ़िया है, क्योंकि आप उनको देख रहे हो तो वो अच्छे हैं, उस काबिल हैं तभी देख रहे हैं, तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही अच्छा है। एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो ज्ञान सब जगह से प्राप्त करे। तो आपको अगर वहां से भी कुछ मिलता है तो वहां से भी जरूर प्राप्त कीजिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ऑफलाइन ज्यादा पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में कम पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं जितना भी टाइम निकाल के दे पाता हूँ, जितना कर पाता हूँ उतनी कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना। अगला क्वेश्चन है आपका कंसोलियसिज्म क्या है, यानी इसमें कंसोलिज्म के बारे में बताना है, और साथ ही साथ में निर्जातीय समाज में इसकी क्या भूमिका है। बहु संस्कृतिवाद, बेसिकली हम कहें तो बहु संस्कृतिवाद क्या है, इसके लक्षणों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अलग वीडियो में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है कि हाल ही समय में निर्जातियों के आंदोलन क्यों हो रहे हैं। निर्जातियों के आंदोलन देखो 3-4 कारणों की वजह से हो रहे हैं। एक तो वैश्वीकरण की नीतियों की वजह से, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन ही में बता दिया। दूसरा राज्य द्वारा राज्यों की नीतियों की वजह से, और तीसरी बात करें तो बदलती हुई परिस्थिति बदलती हुई परिस्थितियों के कारण, इसके कारण भी हो रही है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है, निर्भरता के सिद्धांत पर निबंध लिखिए। मैंने वीडियो बना रखी है निर्भरता के सिद्धांत के ऊपर। देखो ये प्राचीनता और निर्भरता का सिद्धांत, तो ये अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए टीएनसीज यानी बहुराष्ट्रीय निगम, टीएनसीज, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टीएनसीज क्या है ना, और इसने वैश्वीकरण पे क्या प्रभाव डाले। तो इस पे आपको भाई अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आप इसको देखिए, आप इसको समझिए। टीएनसीज पे कई सारी भूमिका है। सबसे पहले पाराष्ट्रीय निगम है, ये कैसी किन कंपनियों को कहते हैं, किन को नहीं कहते, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को इसको वीडियो ना मिले तो आप लोग परेशान मत होना। देखो मैक्स वेबर वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं। बहुदलीय व्यवस्था, मैक्स वेबर, विकासशील देशों में इसकी भूमिका, आप अलग से भी सर्च करोगे टीएनसीज पर जो है उसकी भूमिका बताइए। बाय सोल सॉल्यूशन ना मिले तो आप कमेंट कर दो, आपको मैं बता दूंगा। बाकी आपकी स्क्रीन पे नंबर विजिबल हो रहा है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी। अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों में नौकरशाही की भूमिका का वर्णन करें। तो ये रहा क्वेश्चन आप सभी के सामने, विकासशील देशों में नौकरशाही की क्या भूमिका है। कहाँ चला गया विकासशील देश, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, विकासशील देशों में नौकरशाही की भूमिका। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, सिर्फ 6 मिनट में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। अगला क्वेश्चन है नौकरशाही पर मैक्स वेबर का सिद्धांत। तो नौकरशाही पे मैक्स वेबर का, देखो मैक्स वेबर की आलोचना भी करा रखी है और मैक्स वेबर वाला एक नॉर्मल क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है।
सो आप ये क्वेश्चन जरूर करना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करा रखा है। वैसे मैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मेरे गले की बिल्कुल बैंड बज चुकी है, क्योंकि मैं जितना तेजी से जल्दी से पढ़ा सकता हूँ, टीचर अगर कोई भी यूट्यूब पे पढ़ाता है कि अगर उसकी 1 की स्पीड है तो मेरी स्पीड है 1.5 की बोलने की। मैं आप लोगों को अब तक 1.5 घंटे लगभग होने वाले मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, रिकॉर्ड करते हुए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कितना टाइम हो गया। 1 घंटा हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, और ये पक्की बात है 2 घंटे की वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है और बहुत ज़्यादा। इसकी आलोचना देखो मैंने करा रखी है, मैंने दिखाया भी क्वेश्चन कहाँ है, प्लेलिस्ट में आपको वहां से मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। अगला है, राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है कि भाई वैश्वीकरण ने भाई राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को कैसे प्रभावित किया है। देखो आप ये मत सोचना एमपीएस 002 की है, क्योंकि टॉपिक कॉमन है इसमें, तो ये भी आप सभी के लिए 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का प्यार मिला है मुझे इस वीडियो पे, आप लोगों का भी उतना ही प्यार मिलेगा, मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, संविधान निर्माण में क्रांतिकारी और विकासात्मक नमूने में अंतर स्पष्ट कीजिए और उसकी संरचना में निहित अर्थ को भी बताइए। सो आपको ये क्वेश्चन भी करना ही करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी क्वेश्चन करा रखा है, पर्यावरण मुद्दे पर जो है दक्षिण और उत्तर विभाजन की जिम्मेदारी का कारण का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको करा रखा है, आप यूट्यूब पे इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है देखो, पर्यावरण, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं पर्यावरण पर उत्तर तथा दक्षिण विभाजन। सबसे पहली बात, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसको बोलते हैं सांझी संपदा, और एक होती है जिसे हम बोलते हैं वैश्विक संपदा। सबसे पहली बात तो सांझी संपदा उसको कहते हैं जिस उन संसाधनों को उन संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का क्या होता है, नियंत्रण होता है। सबसे पहली बात नियंत्रण, एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का नियंत्रण होता है। और वैश्विक संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों का क्या है, नियंत्रण। अब सांझी संपदा होगी क्या, जैसे कुआं, सड़कें, पार्क, तालाब, ये किसी एक के नियंत्रण में नहीं, किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए। दूसरी चीज आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा बार बार ही। अच्छा, वैश्विक संपदा में इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इसमें आपका जैसे स्पेस हो गया, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, समुद्र में भी कुछ सीमा का निर्धारण होता है, जैसे 15 मील के बाद जितनी, जैसे अभी इंडिया है, इंडिया के साउथ में समुद्र है, तो इसका जो 15 मील है, इस 15 मील को अगर हम छोड़ दें तो इसको, इसके अलावा जो समुद्र बच गया एंटायर, वो पूरे विश्व का है, समुद्र हो गया। और ये सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर नोट करेंगे। अब आइए दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, ये तो आपको समझा दिया मैंने, अब आपका यूज होगा ये, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर बात करेंगे एक पृथ्वी की। अब इसमें 2 तरीके से देशों को बांटा जाता है, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध के देश, और नीचे हम बांट सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध के देश। तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, ये वो देश आते हैं जो कि आपके कैसे हैं, विकसित देश हैं, विकसित। और ये वो देश हैं जो या तो विकासशील है, या फिर वो कैसे देश हैं जिसे हम बोल सकते हैं अल्प विकसित देश। यानी ये वो देश है जो 16वीं कह सकते हो, 16वीं व 17वीं शताब्दी से कई देशों के अंदर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, उपनिवेश बनाया, और उनसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने दोहन किया। जैसे ब्रिटेन ने क्या कर रखा था, हमारे भारत पर अपना उपनिवेश बना रखा था, भारत से वो कच्चा माल प्राप्त करता था, उसको निर्मित करता था, दुनिया के बाजारों में बेचता था, उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाता था। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो गई और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो गई। पहली बात तो संसाधनों का दोहन, दूसरी बात हम डेवलपमेंट नहीं करते।
हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहा। और यही स्थिति रही कि जब 1950 का समय हुआ, जब हमको लगभग आज़ादी मिली 1947 में, तो ब्रिटेन हमसे बहुत ताकतवर और हम उससे बहुत ज़्यादा पीछे। उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा विकसित कर लिया, तो इन देशों ने अपना डेवलपमेंट कर लिया और यहीं रह गए। अब आज के ज़माने में हम देखें तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, और पर्यावरण दूषित होने की वजह से जो यूएनओ है या और जगहों पर जब हम बात करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है जो विकसित देश हैं वो कहते हैं कि नहीं, पर्यावरण को क्या करो, दूषित मत करो। पर्यावरण को क्या मत करो? दूषित मत करो। पर्यावरण को दूषित इसलिए मत करो क्योंकि इससे पूरे संसार को खतरा होगा। और वहीं दक्षिणी देशों का कहना है कि अब तो हम विकास की प्रक्रिया में आए। आप लोगों ने तो अपना डेवलपमेंट बहुत पहले कर लिया और हम लोग क्या है, विकास की प्रक्रिया में आए। तो जिसकी वजह से जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा है भाई, नुकसान होता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, रियो सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन इस समय कहाँ पर, आपको रियो पता ही है, ब्राजील की राजधानी। और इसके बाद में एक हुआ था जिसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इस टाइम पे हुआ था। तो इस समय जो क्योटो प्रोटोकॉल था उस पर क्या किया गया था, जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो हमारे पर्यावरण के वैश्विक ताप को बढ़ा रही है, उस गैसों को कम करने की बात हुई थी। और उस गैसों को कम करने के लिए जो विकासशील देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं उनको छूट दी गई, जैसे भारत चीन को छूट दी गई थी, और विकसित देशों पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। तो इन सब बातों की वजह से, तो अगर आपने देखा कि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन से भारत चीन को छूट दी गई या विकासशील देशों को छूट दी गई, तो क्यों छूट दी गई? क्योंकि इनको छूट इसलिए दी क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को इतना डैमेज नहीं पहुंचाया जितना विकसित देशों ने पहुंचाया। इसीलिए विकसित देश कहते हैं नहीं नहीं, तो गलत बात है। तो भाई जो अगर कोई व्यवस्था होनी चाहिए तो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि पर्यावरण के लिए बराबर व्यवस्था करो, लेकिन जो विकासशील देश है वो कहते हैं नहीं, जो उत्तर के देश हैं जिन्होंने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए, और विकासशील जो देश हैं उन्होंने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाया तो इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से। और बाकी मैंने अलग से भी उस पर वीडियोस बना रखी है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पक्का आपसे पेपर में पक्का कंफर्म आएगा कि शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं को बताइए। देखो अलग अलग तरह की, जैसे आपकी यहाँ पर डेमोक्रेसी है, इसके बारे में पूछा जाएगा, इसके शासन की क्या क्या विशेषता है, लाभ है, लाभ हानि पता होनी चाहिए। राजतंत्र शासन व्यवस्था जो है, मोनार्कल सिस्टम है, जो मोनार्कल सिस्टम है इसकी अलग व्यवस्था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका डिक्टेटरशिप है इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी एक अलग बात होगी। तो इन तीनों के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। सबसे पहले तो लोकतंत्र है क्या, डेमोक्रेसी, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें तो लोकतंत्र बेसिकली क्या है, एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र को अगर हम समझने की प्रयास करें तो लोकतंत्र को हम क्या देख सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को हम शासन व्यवस्था के रूप में देखेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इसके बहुत सारे लाभ हैं और इसकी बहुत सारी हानियां हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहली बात तो लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, जैसे अब्राहम लिंकन ने किया था। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन, यही लोकतंत्र कहलाता है। ये सबसे बिल्कुल आसान परिभाषा है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है। लेकिन अगर हम इसको बात करें इसकी शब्द उत्पत्ति की, तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी है ये बेसिकली दो शब्दों से बना है, एक डेमो और साथ ही साथ में दूसरा अगर आप देखोगे तो इसे बोलते हैं हम आपका क्रेटिया। और ये किस भाषा के शब्द है, ये किस भाषा से, यूनानी भाषा के शब्द से मिला है। दोनों कौन सी भाषा के शब्द हैं, यूनानी भाषा। यूनानी भाषा। डेमो का मतलब क्या होता है, जनता, जनता। डेमो का मतलब होता है आपका जनता, और क्रेटिया जो है इसका मतलब होता है कि शासन व्यवस्था, यानी ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाए और जनता के लिए ही वो क्या हो, भागीदारी हो। इसके अलावा एक लॉर्ड ब्राइस नाम के विद्वान है, उन्होंने लोकतंत्र को क्या कहा, लोकतंत्र को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो है शासन की पूरी व्यवस्था जो है वो जनता के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। क्यों जनता के हाथ में आती है, क्योंकि जनता ही अपने क्या करती है, शासकों का चुनाव करती है। यदि शासक जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो जनता क्या करती है, जब जैसे ही अंतराल पूरा होगा, जैसे 5 वर्ष में के लिए जनरली चुने जाते हैं हमारे भारत में, देश में ज्यादातर जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव से प्रतिनिधि है, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो जनता उसे अगले चुनाव में क्या कर सकती है, हटा सकती है या फिर अपना विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है। तो ये तो डेमोक्रेसी के बारे में हुआ। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्या क्या खासियत है
क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या करती है, कानून पर आधारित शासन रहेगा। इसका सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, कानून आधारित कैसा रहेगा, लोकतंत्र के अंदर शासन रहेगा। हम अगर राजतंत्र को देखते हैं तो राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, वहां पर कानून पर आधारित शासन नहीं होता, शासक चाहे जैसे मर्जी कानून बना सकता है। दूसरी बात, यहां पर हम क्या देखते हैं भाई, नागरिकों को नागरिकों को नागरिकों को नागरिकों को जो है स्वतंत्रता जितनी मिली होती है, स्वतंत्रता कह लें या फिर अधिकार कह लें, हमें हम ये देखते हैं कम मिले होते हैं, लोकतंत्र में मिले होते हैं। और साथ ही साथ में जो कानून व्यवस्था होगी, कानून व्यवस्था की समानता, कानून सबके लिए एक समान होंगे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ में अब इसकी देखो कई बार कमियां भी बताई गई है, आपको ये भी याद रखना है, लोकतंत्र के अंदर कुछ कमियां भी है। जैसे सबसे पहली बात तो लोकतंत्र को कहा जाता है कि ये मूर्खों का शासन होता है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है अपने मताधिकार का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। बहुत से लोग जो है चुनाव के समय में अपने वोट को बेच देते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, जाति धर्म के नाम पर लोग ऐसे लोगों को, ऐसे उम्मीदवारों को चुन लेते हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। तो यहाँ पर मूर्खों का शासन। दूसरी बात ये कहते हैं कि लोकतंत्र में केवल सिरों की गिनती होती है, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो वोट करता है और एक अनपढ़ व्यक्ति, क्योंकि वो राजनीति को ज्यादा समझता है तो उसकी वोट की कैपेबिलिटी जो है अनपढ़ व्यक्ति से ज्यादा होना चाहिए, उस पर्सन से ज्यादा होना चाहिए जिसे ये भी नहीं पता कि अगर मैं इस वोट को नहीं डालूंगा तो क्या होगा और मेरे इस वोट डालने से क्या होगा। तो ऐसे में ऐसे पर्सन को भी वोट का अधिकार मिल जाना वो कहीं पर भी उचित नहीं माना जाता, ये भी आपको याद रखना है। तो लोकतंत्र के अंदर एक कमी ये भी देखी गई है। साथ ही साथ में लोकतंत्र केवल हम देखें तो जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित देश है या फिर जो ताकतवर देश है, उन देशों में ही मौजूद है। जहां पर बहुत ज्यादा विविधता है उन देशों में जो है लोकतंत्र हम देखते हैं ज्यादा सफल नहीं रहा है। जैसे जिन देशों में बहुत ज्यादा विविधता है और जिन देशों में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पर ये क्या है, सफल नहीं है। अब हम अगर बात करें सत्तावादी शासन के बारे में, ये तो लोकतंत्र के बारे में हो गया, जो अगर आपके पेपर में आए तो आप इसको लिख देना। लोकतंत्र के अलावा अगर हम सत्तावादी शासन के बारे में बात करें तो सत्तावादी शासन कौन से होते हैं, जो होते हैं तानाशाह। सत्तावादी शासन व्यवस्था किसकी होती है, जो तानाशाह की, जिसे हम बोल सकते हैं ऑथोरियन या डिक्टेटरशिप। तो इसमें सबसे पहली बात तो सत्तावादी शासन, जो तानाशाह जो लोग होंगे, ये क्या करेंगे अपने शासन के अंदर कि ये कानूनों को परिस्थितियों के अनुसार या अनुरूप अपनाते हैं। जैसे हमने लोकतंत्र में देखा, लोकतंत्र में नहीं था ऐसा, लेकिन यहां पर तानाशाह क्या कर रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार शासन अपनाते हैं। दूसरा, सैनिक तंत्र स्थापित हो जाता है, यानी शासन का जो स्वरूप होगा वो सेना होगी और लोगों के ऊपर डर का शासन देखने को मिलता है। इसके अंदर डर के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शासन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इसके अलावा हम तानाशाह के अंदर हम देखते हैं कि इसका ना तो कोई चुनाव होता है, ना ही एक निश्चित अवधि होती है। ये जब तक अपने पद पे है तब तक रहेगा, जैसा कि आपको उत्तर कोरिया के अंदर देखने को मिला। आपको अभी वर्तमान समय में, इससे पहले हम बात करें तो आपका इटली में, दूसरा जर्मनी में आपने हिटलर को देखा, हिटलर को अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ पर आपने मूसोलिनी इसको सुना होगा। तो ये अलग अलग डिक्टेटर हैं। उत्तर कोरिया में कौन है, किम जोन। तो इस तरीके से अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग समय में हिटलर रहे और बेसिकली ये एक व्यक्ति पर आधारित शासन होता है, आप कह सकते हो एक व्यक्ति पर आधारित शासन, क्योंकि जैसे ही तख्ता पलट होता है, तख्ता पलट का मतलब है उस व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो उसके वहां पर दूसरे व्यक्ति जो उसको मार देगा वो उसके शासन की जगह आपको ले सकता है। तो हम ये कह सकते हैं। अब इसकी कुछ खासियत भी हो सकती है, जैसे भ्रष्टाचार कम होता है, एक ये हम कह सकते हैं। पूरे देश की विकास की बात होती है, लेकिन कई बार जब तानाशाही हमारा मूर्ख हो तो हमारे पूरे देश को भी वो क्या कर सकता है, एक गहराई की तरफ ले जा सकता है। जैसे जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में काफी ताकतवर हुआ, उसका रीजन भी था तानाशाह होना, और उसका जो जर्मनी का इतनी तेजी से हम देखते हैं डिक्लाइन हुआ, उसका रीजन भी केवल और केवल क्या था, वहां पर तानाशाही था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जेंडर और विकास के मध्य संबंध की प्रकृति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमको ये बताना है कि जो महिलाएं हैं या जो महिलाएं हैं, महिलाओं और विकास
अगर हम बात करें तो वो काफ़ी डिफरेंट है। हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर देश के विकास की बात होती है, लोगों के अधिकारों की बात होती है, परंतु महिलाओं की स्थिति बिल्कुल वैसी है। तो महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसको व्याख्या करना है, जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक समाज की आलोचना करनी है। पर्यावरण और विकास की बहसों के मुद्दे को बताइए। अब देखो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास इसके बारे में बात करनी है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है ठोस विकास, टिकाऊ विकास, या फिर हम कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमें क्या करना है, अपने संसाधनों को कुछ इस तरीके से नियोजित करते हुए उपयोग करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर आज हमने उनकी सुरक्षा नहीं करी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे और हमारी जो पीढ़ी होगी वो उन चीज़ों का यूज नहीं कर पाएगी। पर्यावरण के अंदर बहुत सारे विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं, जैसे वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई के साथ साथ संसाधनों की कमी हो रही है, और साथ ही साथ में पर्यावरण प्रदूषण जैसी बड़ी विकराल समस्या हो रही है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ये सारे के सारे विकास की वजह से ही हो रहा है। सो आप सभी को ध्यान रखना है कि हमें डेवलपमेंट करना है, देश का विकास करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमें सतत पोषणीय विकास का स्वरूप को अपनाना है। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि संविधानवाद क्या है, और अमेरिका तथा ब्रिटेन के संदर्भ में इसकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। संविधानवाद का मतलब क्या है कि संविधान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको अलग से बताना है कि ब्रिटेन में और अमेरिका में कैसे संविधान का डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लोकतांत्रिक शासन के तंत्रों की नौकरशाही की भूमिका बताइए। ये क्वेश्चन मैंने विकासशील देशों में नौकरशाही की भूमिका बता रखी है, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं आता। बाकी लोकतंत्र में जो नौकरशाही है वो लोगों के अकॉर्डिंग ही काम करती है, आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपने वो तैयार कर रखा है तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बहुसंस्कृतिवाद क्या है, इसके आधारभूत लक्षणों को बताइए। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है अधिनायकवाद, यानी तानाशाह के बारे में ही, और इसके शासन के विभिन्न स्वरूप को बताइए। तो ये भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। ये भी आप सभी का सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 34 और 35 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। और अगला क्वेश्चन है संघवाद का अर्थ बताना है, और ये भी बताना है कि ये देश के आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण में इसकी क्या भूमिका है। तो संघवाद जब आप पढ़ोगे तो उसके साथ साथ आप देखोगे कि जब केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है तो उन योजनाओं में वो राज्य को भी क्या करती है, मदद करती है। जैसे अभी हमने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा कि जब हमारा कोविड-19 था, लॉकडाउन की स्थिति थी, तो उस बीच में हर एक राज्य की सरकारें अलग अलग हैं और वो कई बार केंद्र की आलोचना भी करती है, परंतु उस कोविड-19 के समय हमने देखा कि सरकार के साथ वो क्या कर रही थी, केंद्र और राज्य दोनों समीक्षाएं कर रही थी, मीटिंग्स कर रही थी, तो वो देश की राजनीति को एक दिशा की तरफ लेके जाती है। साथ ही साथ जब हम इसके अलावा जब हम विदेशी मामलों की बात करते हैं तो विदेशी मामलों में जैसे अभी हमारे देश में G20 की बैठक हुई थी, जो डेलीगेट्स जो हैं विदेशों से हमारे देशों में आए थे, तो उनके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं करी। तो जरूर थोड़ी कि सारी की सारी केंद्र सरकार ने करी, तो राज्य सरकार के साथ भी मिलकर वो कार्य करती है। आर्थिक नीतियों के बारे में बात करें तो जैसे नदी है, अब नदी का जल हो सकता है कि कई राज्यों से गुजरता है, तो उस नदी का जो नियंत्रण है, जैसे पंजाब है, पंजाब में 5 नदियां निकलती हैं, तो ऐसा थोड़ी कि पंजाब ही 5 की 5 नदियों को यूज करेगा, हरियाणा को भी उसका पानी दिया जाता है। राजस्थान के उन इलाकों में जो सूखा संभावित इलाके, वहां पर भी वो पानी पहुंचाया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो संगठित रह पाता है। इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारे वन है, जंगल है, जो कई राज्यों में फैले हुए एक साथ, एक ही जंगल, तो ऐसे में उन जंगलों के लिए सारी की सारी सरकारें अच्छे तरीके से उपयोग कर सके, और यही सारी की सारी आप सभी के जो है नीतियों को निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और मेरे द्वारा बताए गए। और आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, आप लोग मुझे आपका MPS 002 का जरूर बताएं, और साथ ही साथ में आपकी स्क्रीन पर नंबर विजिबल हो रहा होगा, उस नंबर पे आप अपने अगले पेपर का जो भी क्वेश्चन पेपर है अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें उस पर भेज सकते हैं, ताकि उसका डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।